हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूजा और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड वाइसराय ऑफ इंडिया। यहाँ से एग्जाम में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं कि बताइए वॉरेन हेस्टिंग के समय क्या काम हुआ था, किसके समय पे थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हुआ था, किसके समय पे सबोलू की संधि को साइन किया गया था, या वो कौन सा गवर्नर है जिसने श्रीरंगपट्टनम की संधि को साइन किया था। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में पूछे गए और मुझे पता है आप लोगों का सीपीओ का एग्जाम है, तो आने वाले एग्जाम में ये वीडियो आपको जरूर से मदद करेगा। अगर आप आने वाले समय में किसी भी वनडे एग्जाम में अपियर होने वाले, चाहे वो स्टेट एग्जाम ही क्यों ना हो या यूपीएससी एग्जाम क्यों ना हो, उन सभी में ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होंगे। हम 3 अलग अलग पार्ट में इसको डिस्कस करेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। ओके, क्योंकि ये 3 सेगमेंट में हमें बातें करनी होती है। पहले हम बात करेंगे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के बारे में, देन हम बात करेंगे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में, और फिर हम वायसराय ऑफ इंडिया के बारे में बात करेंगे। आपको एक टेन्योर यहां पर याद रखना है कि 1774 से 1833 का जो समय है ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का समय है। सिमिलर 1833 से 1858 का समय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का समय है, और 1858 से 1947 का समय वायसराय ऑफ इंडिया का समय आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो अक्सर स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है ये तीनों कहानियां क्या क्या हैं, तो जरा आप इसको ब्रीफ में आप समझ सकते हो कि हुआ क्या था। हमारे देश में 3 इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंसीज थी। कौन कौन सी? तो बंगाल था, बॉम्बे प्रेसिडेंसी था और आपका मद्रास प्रेसिडेंसी था। ये जो तीनों प्रेसिडेंसी थी इनके अपने अपने गवर्नर हुआ करते थे, गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड गवर्नर ऑफ मद्रास। कोई दिक्कत नहीं थी। एंड पहला जो व्यक्ति है, फर्स्ट पर्सन जो कि गवर्नर बनता है बंगाल का, उसका नाम होता है रॉबर्ट क्लाइव। एकदम चतुर चालाक व्यक्ति है। ये वही व्यक्ति है जो कि प्लासी के युद्ध में देखने को मिलेगा, इलाहाबाद की संधि में देखने को मिलेगा, और बंगाल में इन्होंने ही डुअल सिस्टम या डायरकी या द्वैध शासन की शुरुआत की थी। वो कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। इसे हम रॉबर्ट क्लाइव के नाम से जानते हैं। फिर हुआ क्या, हमारे देश में एक एक्ट पास होता है जिसको हम क्या कहते हैं? रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के नाम से जानते हैं। और ये जो रेगुलेटिंग एक्ट होता है इसको पास किया जाता है वॉरेन हेस्टिंग के समय। और क्या कहा जाता है कि जो गवर्नर ऑफ बंगाल है उसको एक नया नाम दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एक नया नाम दिया गया, किससे? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से। और पहला जो व्यक्ति गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होता है उसका नाम क्या होता है? वॉरेन हेस्टिंग। उनका नाम क्या है? आपका वॉरेन हेस्टिंग आपको नाम देखने को मिल जाएगा। तो यहां पर आप देखोगे कि 1774 से 1833 तक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है उनकी पावर बढ़ते जाती है और धीरे धीरे वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी को भी रेगुलेट करने लगते हैं। तो एक नई पोजीशन क्रिएट की जाती है, मतलब अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का एक नया नाम दिया जाएगा। नया नाम क्या होगा? तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रखा जाएगा। ठीक है, तो पहले ये गवर्नर ऑफ बंगाल था, गवर्नर ऑफ बंगाल को चेंज किया हमने रेगुलेटिंग एक्ट से, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया। अब हम नया नाम रख रहे हैं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इसके लिए क्या होता है, इस कहानी के लिए एक एक्ट पास होता है जिसको हम चार्टर एक्ट 1833 के नाम से जानते हैं। तो जो चार्टर एक्ट 1833 का पास होता है उसमें ही हम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का नाम चेंज करके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर देते हैं। और पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन होता है? विलियम बेंटिक। ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन होता है? WB, मतलब विलियम बेंटिक होता है। ओके है जी। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको घुमा के पूछा जाता है बस आपको कंफ्यूज करने के लिए। वो पूछेगा बताइए लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था? तो लास्ट वही होगा जो फर्स्ट होगा। तो आपका जो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है या फिर फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है, दोनों एक ही व्यक्ति हैं, वो है विलियम बेंटिक। बात समझ में आई? सारी कहानियां सब कुछ बढ़िया चल रही होती हैं, लेकिन अचानक से हो जाती है 1857 की क्रांति। तो 1857 का रिवॉल्ट होता है, और हम सभी को पता है कि 1857 का रिवॉल्ट किसके समय होता है? तो लॉर्ड कैनिंग के समय आपको 1857 की क्रांति देखने को मिलती है। 1857 की क्रांति पर डिटेल वीडियो मैंने बनाया हुआ है कि किस जगह से किसने लीड किया है, किसने इसको सप्रेस किया है। आप उस वीडियो को देख लेना, वहां से क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो अब यहां पे क्या होगा, 1857 की क्रांति के बाद एक नया एक्ट पास किया जाएगा जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के नाम से जानते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पास होता है।
इसके बाद क्या किया जाता है, इसके बाद ये जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है इसका नाम चेंज करके वायसराय ऑफ इंडिया कर दिया जाता है और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से सारी की सारी पावर को ले लिया जाता है और ब्रिटिश क्राउन को पावर दे दी जाती है। तो यहाँ पे जो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होगा वही आपका पहला वायसराय भी होगा और वो कौन है, लॉर्ड कैनिंग है। क्लियर। तो आपको ये 1947 तक 1858 से ये देखने को मिलेगा। तो हमने देखा कि हमने अपनी पूरी कहानी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक रेगुलेटिंग एक्ट की कहानी है, एक चार्टर एक्ट की कहानी है और एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की कहानी है। तो आपको 3 सेगमेंट्स देखने को मिल रहे हैं, इसलिए हम इसको 3 पार्ट में डिस्कस करेंगे। आज पहला पार्ट अपलोड होगा, मतलब हो गया है, आप देख रहे हो। सेकेंड पार्ट आज अपलोड होगा और थर्ड पार्ट हम कल अपलोड कर लेंगे। तो आपको इस तरीके से पूरे गवर्नर पता चल जाएंगे कि कहां पे क्या कहानी हो रही है, वो भी PYQ के साथ में थोड़े थोड़े क्वेश्चंस भी ऐड किए हैं इसमें कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो आज हमारा डिस्कशन क्या है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल 1774 से 1833 की कहानी हम बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर है। अब ये जो पूरा मैंने मामला समझाया है, ये पूरी जो कथा कहानी है, किस्से हैं, ये आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, आप आराम से पढ़ सकते हो। मेरा मकसद आपको समझाना था। आप यहाँ पे देख सकते हो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल 1773 से 1833 तक। पहला गवर्नर कौन था बंगाल का, तो रॉबर्ट क्लाइव था। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पहला कौन था, तो वॉरेन हेस्टिंग था। ठीक है। इसके बाद हमने यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया 1833 से 58 की बात की है, जो कि चार्टर एक्ट 1833 के बाद हुआ था। पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन है, विलियम बेंटिक है। फिर हमने वायसराय की बात की थी 1858 से 1947 तक, और पहला जो वायसराय है वो कैनिंग है। ये बातें हमने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर ली है। हम डायरेक्ट अपने टॉपिक पे आते हैं, वॉरेन हेस्टिंग। कहानी क्लियर है कि हम कहां से डिस्कशन कर रहे हैं। रेगुलेटिंग एक्ट के बाद से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो वॉरेन हेस्टिंग ही है जो पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है, जिसकी बातें हमें करनी है। ठीक है। इसका समय आप देख लेते हैं। तो इसका समय अगर आप देखोगे तो ये पहला गवर्नर होता है वॉरेन हेस्टिंग, और इसका समय आपको देखने को मिलेगा 1772 से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। 1772 से ये स्टार्ट होता है और 1785 में इसको रिजाइन करना पड़ता है। इस पे इम्पीचमेंट चलता है, जैसे कि महाअभियोग कहते हैं ना हम, महाभियोग, जैसे राष्ट्रपति को इम्पीचमेंट से हटाया जाता है, वही इम्पीचमेंट इनके साथ भी होता है। तो आप 1772 से एक तरीके से 1785 तक का समय वॉरेन हेस्टिंग का मान सकते हो। ठीक है। अब इसके ऊपर हमें कुछ बातें कर लेनी चाहिए। पहली चीज तो क्या है, फर्स्ट गवर्नर ऑफ द प्रेसिडेंसी ऑफ द फोर्ट विलियम बंगाल वॉरेन हेस्टिंग होता है इन द 1772। ठीक है। लेकिन अगर हम देखो तो 1758 में ये ब्रिटिश रेजिडेंट भी होता है एट द मुर्शिदाबाद। तो मुर्शिदाबाद में ब्रिटिश रेजिडेंट की तरह भी इसने काम किया है। ठीक है। इतनी चीजें। चलो अगली बात करते हैं, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। तो पहले नंबर का जो एंग्लो मराठा वॉर होता है, एंग्लो मराठा वॉर, सभी तीनों एंग्लो मराठा वॉर, उनकी संधियां मैंने डिस्कस की हैं, वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप देख लेना। तो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर के समय और सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर के समय, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर एंड सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर, इसके समय कौन है, तो वॉरेन हेस्टिंग है। ओके। तो AM ठीक है, मैं घर से काम करूंगी, AM में काम करूंगी, वर्क फ्रॉम होम। ठीक है। इस तरीके से आप देख लीजिए। मुझे नहीं पता आपको कैसे याद करना है, लेकिन आपको याद तो करना है कि वॉरेन हेस्टिंग पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर एंड फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर एंड सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर इसके समय की जा रही है। ठीक है। इसके समय ही रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को पास किया जाता है और इसने सर विलियम जोन्स के सपोर्ट के साथ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी 1785 में। तो 1785 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना बंगाल में की गई थी। किसने की है, सर विलियम जोन्स ने की है विद द सपोर्ट ऑफ वॉरेन हेस्टिंग। डन इतनी चीजें। चलिए अब इसने क्या किया, रॉबर्ट क्लाइव ने जो डुअल सिस्टम या डायरकी शुरू की थी उसको अबॉलिश, उसको खत्म करने का काम किया। तो द्वैध शासन को खत्म किसने किया है, आंसर हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग ने डुअल सिस्टम को खत्म किया है। डुअल सिस्टम में मतलब क्या होता है, आपके दीवानी राइट्स हो गए। दीवानी राइट्स का मतलब होता है आपके टैक्स वसूलने का अधिकार। तो दीवानी राइट्स या रेवेन्यू राइट्स किसको दिया जाता था, कंपनी को, और बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव राइट जो है वो नवाब या जो भी प्रिंसली स्टेट का राजा है उसको दिया जाता था। तो इस तरीके से आपने क्या किया, शक्तियों का विभाजन कर दिया। तो डुअल सिस्टम आपको देखने को मिलता है। इसको खत्म करने का काम किसने किया है, वॉरेन हेस्टिंग ने किया है।
द नवाब एनुअल अलाउंस ऑफ 32 लाख रुपीज वॉज रिड्यूस टू द 16 लाख रुपीज। तो नवाब को जो अलाउंस दिए जाते थे 32 लाख रुपए के, उनको घटाकर 16 लाख रुपए करने की बात इसने की है। नेक्स्ट है रेवेन्यू रिफॉर्म्स भी किए हैं। कैसे किए हैं? तो इसने एक रेवेन्यू बोर्ड को सेटअप किया था जो कि टैक्स को या रेवेन्यू को कलेक्ट करने का काम करेगी। तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को सेटअप करने का काम वॉरेन हेस्टिंग ने किया था कलकत्ता में। ठीक है, इसने ट्रेजरी को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता शिफ्ट किया था और कलकत्ता बंगाल का कैपिटल बन गया था 1772 में। ओके है। इसके अलावा ब्रिटिश कलेक्टर वर अपॉइंटेड फॉर ईच डिस्ट्रिक्ट। तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक ब्रिटिश कलेक्टर अपॉइंट होता था जिसका काम क्या होता था? रेवेन्यू को कलेक्ट करना। अब इसने कुछ जुडिशियल रिफॉर्म्स भी किए हैं। क्या रिफॉर्म्स किए हैं जरा देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसने जमींदारों के पास जो जुडिशियल पावर थी उसको अबॉलिश कर दिया कि जमींदारों अब आपका काम यहाँ पे न्याय करना नहीं है। ठीक है, इसके लिए हम अलग से कोर्ट बनाएंगे। तो इसने सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट्स बनाई। सिविल राइट्स या दीवानी मामलों को देखने के लिए सिविल कोर्ट और क्रिमिनल ऑफेंसेस को देखने के लिए क्रिमिनल कोर्ट का फॉर्मेशन किया गया था। ठीक है, क्रिमिनल कोर्ट को सदर निजामत अदालत कहा जाता था और सिविल कोर्ट को सदर दीवानी अदालत कहा जाता था। यहाँ पे जो हिंदू के नियम थे वो हिंदू लॉ से चलते थे। वही अगर मुस्लिम्स की बात करें तो यहाँ पर कुरान के जो नियम थे उससे ये सिविल मामले हैंडल किए जाते थे। नेक्स्ट बात करेंगे ट्रेड रेगुलेशन। तो हेस्टिंग ने जो दस्तक सिस्टम था ना उसको अबॉलिश किया। ठीक है, पहले एक दस्तक सिस्टम होता था जो फरमान जारी किया था, किसी को भी दिखा दो दस्तक है मेरे पास, ये पास है मेरे पास, टैक्स नहीं लगेगा। और ब्रिटिशर्स आपको पता ही गलत इस्तेमाल भी करते थे दस्तक का। तो दस्तक सिस्टम को अबॉलिश करने का काम हेस्टिंग ने किया था क्योंकि कंपनी के जो ऑफिसर्स थे इसको मिसयूज कर रहे थे। इसके अलावा इसने यूनिफॉर्म टैरिफ इंपोज किया था 2.5% का। तो 2.5% का इंडियन और फॉरेन गुड्स पे टैरिफ इंपोज करने का काम किया था। ठीक है, इतनी चीजें। और प्राइवेट ट्रेड, कंपनी के जो ऑफिसर्स थे वो प्राइवेट ट्रेडिंग भी करते थे मुनाफे के लिए, तो उसको भी यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट करने का काम वॉरेन हेस्टिंग ने किया था। अब जैसे कि मैंने कहा कि वॉरेन हेस्टिंग पे इंपीचमेंट हुआ था। ठीक है, कोलकाता में मिसकंडक्ट के कारण, सही तरीके से रेगुलेट ना करने के कारण इन पे इंपीचमेंट का मामला आया था और इन पे कुछ पर्सनल करप्शन के चार्जेस भी थे। हालांकि 7 इयर्स तक इन पे ट्रायल चलता रहा और उसके बाद इनको गिल्टी नहीं पाया गया, नॉट फाउंड गिल्टी। ठीक है, क्लियर है। और इनका जो मामला था वो एडमंड बुर्के, एमपी ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन पार्लियामेंट, लेड द वॉरेन हेस्टिंग इंपीचमेंट मामला। ठीक है, और बाद में 1765 में ये इंग्लैंड चले गए थे। इसके अलावा इन्होंने कुछ और अदर रिफॉर्म्स किए हैं जैसे कि टैक्स ऑन मैरिज, शादियों पे भाई कर लगा रहे हैं तो टैक्स ऑन मैरिज इसको अबॉलिश किया, खत्म करने का काम किया। इसके अलावा इन्होंने सन्यासी रिवोल्ट, सन्यासी विद्रोह इस समय हुआ था, तो सन्यासी विद्रोह को सप्रेस करने का काम इन्होंने किया था और इन्होंने पुलिस ऑफ कलकत्ता को इंप्रूव करने का काम किया था। तो ये अदर कुछ रिफॉर्म्स है वॉरेन हेस्टिंग के। तो यहाँ पे आपको ये सारी बातें वॉरेन हेस्टिंग की मिलेंगी। 1772 से लेकर 1785 का समय है। रेगुलेटिंग एक्ट पास होता है इनके समय। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 निकलता है इनके समय। आपका जो सन्यासी विद्रोह है उसको सप्रेस करने का काम ये करते हैं। इसके अलावा ये डुअल सिस्टम या डायरकी को खत्म करने का काम करते हैं। पहला जो मराठा वॉर होता है वो भी इनके समय होता है जिसमें सालबाई की संधि साइन की जाती है। तो सालबाई की संधि 1782 में वॉरेन हेस्टिंग के समय साइन होती है और सेकेंड नंबर का एंग्लो मैसूर वॉर भी वॉरेन हेस्टिंग के समय होता है। और रोहिल्ला वॉर भी आपको वॉरेन हेस्टिंग के समय देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है वॉरेन हेस्टिंग के बारे में। ठीक है, पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप सर्च कर सकते हैं पूजा जैन CA 247। ओके, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। यहां से आप इजीली फ्री ऑफ कॉस्ट इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। मुझे यकीन है आप जब 1-2 बार रिवाइज करेंगे तो ये सारी बातें आपको याद हो जाएंगी। अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ चुके हैं तो ये सारी बातें याद रखना वैसे ही आपके लिए बहुत इजी है। ठीक है, बाकी मॉडर्न हिस्ट्री की सेपरेट प्लेलिस्ट है तो आप वीडियो को देख सकते हो। और मैंने मॉडर्न हिस्ट्री या कंप्लीट हिस्ट्री SSC CGL JEE CPO में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं 3 साल के क्वेश्चन भी कवर किए हैं, तो वो वीडियोस भी अपलोडेड हैं, तो आप उनको भी देख सकते हो। ठीक है, अब इनके बाद आता है कॉर्नवालिस। ठीक है, बच्चे अक्सर मैसेज करते हैं मैम लॉर्ड क्यों बोल रही, भाई उनके नाम के सामने लिखा है, ऐसा नहीं कि मैं बहुत इज्जत कर रही हूँ, बहुत इज्जत दे रही हूँ, भाई नाम है, पढ़ना है, हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में हम बात करेंगे। हेस्टिंग के बाद आपको ये व्यक्ति मिल जाएंगे। 1786 से 1793 का समय है। ठीक है,
चलो इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन पहले हम कर लेते हैं, इनके समय क्या क्या हुआ। तो इनके समय पहले तो थर्ड मैसूर वॉर हुआ था 1790 से 92, एंड ट्रिटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम 1792 में इन्होंने साइन की थी। ठीक है, मैंने जब आपको एंग्लो मैसूर वॉर बताए थे और मैंने आपको कहा था कि 4 यहाँ पर एंग्लो मैसूर वॉर होते हैं, चौथे नंबर का जो एंग्लो मैसूर वॉर होता है उसमें टीपू सुल्तान हार जाता है। ठीक है, ये बातें हमने ऑलरेडी डिस्कस की थी, अभी हम फर्दर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, कॉर्नवालिस कोर्ट को इसने लेकर आया था। परमानेंट सेटलमेंट, स्थायी बंदोबस्त जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट भी किसने लेकर आया, तो यहाँ पे कॉर्नवालिस इसको लेकर आया था। ठीक है, इतनी चीजें। चलो इसके बारे में बात करते हैं। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस वाज द फर्स्ट इंग्लिश नोबलमैन टू कम टू इंडिया टू अंडरटेक द ऑफिस ऑफ द गवर्नर जनरल एंड आल्सो द फर्स्ट ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ही वाज आल्सो द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया टू डाई इन इंडिया। ठीक है, तो ये पहला गवर्नर जनरल इंडिया का है जिसकी मृत्यु भारत में हो रही है। डन इतनी चीजें। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। अब इसने क्या क्या किया जुडिशियल रिफॉर्म पे, पहले हम वो देखेंगे, एक एक करके सारी बातें हो जाएंगी। सबसे पहली बात, इसने कॉर्नवालिस कोड को लेकर आया था 1793 में, जिसमें कुछ बातें लिखी गई थी, जैसे कि क्या लिखा गया था, कोर्ट फी वर अबॉलिश बाय द कॉर्नवालिस। तो यहाँ पे कोर्ट में केस के लिए आपकी जो फीस लगती थी उसको खत्म करने की बात की, और यहाँ पे जो भी लॉयर है आपका केस लड़ेगा तो लॉयर की जो फीस है वो डिस्क्राइब करने की बात की थी। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट, इंडियन गवर्नमेंट सर्वेंट उसकी कोई मिस्टेक होती है तो उसके खिलाफ भी कोर्ट में कंप्लेंट फाइल की जा सकती है, ये प्रोविजन भी इसने ऐड किया था। इसके अलावा पहले बहुत अजीब सी पनिशमेंट देती थी कि किसी व्यक्ति ने कोई क्राइम कर दिया उसके हाथ काट दो, पैर काट दो, तो ये जो सारी की सारी पनिशमेंट्स है उनको अबॉलिश करने का काम इन्होंने किया था। ठीक है, इन्होंने एक प्रॉपर वे में हमारी कंट्री में सिविल सर्विसेज की शुरुआत की थी, इसलिए इन्हें फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस भी कहा जाता है। इन्हें हम फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस भी कहते हैं क्योंकि इन्होंने प्रॉपर वे में इंडियन सर्विसेज को ऑर्गेनाइज कराया था, सिविल सर्विसेज को ऑर्गेनाइज कराया था इंडिया में। इसके अलावा सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन द कमर्शियल, जुडिशियल एंड रेवेन्यू ऑफिसर्स, पावर का यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन किया है। ठीक है, यहां पर इन्होंने हिंदू और मुस्लिम लॉज को प्रॉपर्ली कोडिफाई किया है और उसके अकॉर्डिंग ही कानून व्यवस्था को रन करने का काम किया है। फिर यहाँ पे आपको जॉनथन डक्कन देखने को मिलते हैं। तो जॉनथन डक्कन ने 1791 में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी। ठीक है, कहां पर, बनारस में, जहां पे हिंदू फिलॉसफी और हिंदू के लॉ सिखाए जाते थे। तो ये भी किसके समय हुआ है, कॉर्नवालिस के समय आपको देखने को मिल जाएगा। अब इन्होंने क्या किया, पुलिस रिफॉर्म्स भी किए हैं। यहाँ पर इंडियन जो पुलिस थी उसको थोड़ा सा मॉडर्नाइज करने की कोशिश की है, और यहाँ पे बोला गया है कि कोई भी पर्सन, मतलब जो भी आपके पुलिस एम्प्लॉयज हैं या पर्सनल्स हैं, कर्मचारी हैं, उनको प्रॉपर सैलरी दी जाएगी और अनलिमिटेड पावर दी जाएगी। अगर कोई भी व्यक्ति आपको सस्पेक्टेड दिखता है तो आप उसको अरेस्ट कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा कोई भी व्यक्ति अगर स्लेवरी मतलब होता है आपका दास प्रथा, कोई भी व्यक्ति अगर दास प्रथा में इन्वॉल्व है तो उसका पूरा मामला आपका सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। दास प्रथा को एक तरीके से खत्म करने के ऊपर इसने जोर दिया है। ठीक है, इतनी चीजें। नेक्स्ट बात करते हैं इसने और क्या किया। इसने हमारा जो थाना है, थाना सर्कल, उनको मॉडर्नाइज करने का काम किया था। तो 1791 में कॉर्नवालिस ने एक रेगुलर पुलिस फोर्स एस्टेब्लिश की थी और जो ओल्ड सिस्टम था थाना का उसको मॉडर्नाइज करने का काम किया था। ठीक है, थाना जो होता था, थाना को कौन देखता था, दरोगा। आज भी आप दरोगा शब्द आपने सुना होगा ना, दरोगा साहब, तो ये दरोगा शब्द यहीं से आ रहा है। तो थाने का जो इंचार्ज था या जो थाना प्रभारी था उसको हम दरोगा कहते थे। ठीक है, और दरोगा जो है वो डिस्ट्रिक्ट को मेंटेन करता था, और डिस्ट्रिक्ट अगर आप देखो एक थाने को मेंटेन कौन कर रहा है, थाने को मेंटेन कर रहा है दरोगा, और एक डिस्ट्रिक्ट में कई सारे थानाज होंगे, तो इन सभी दरोगास को कौन हेड करेगा, आंसर हो जाएगा एसपी, जिसको हम सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस कहते हैं। तो इस तरीके से हमारे जो पुलिस सिस्टम है उसको मॉडर्नाइज करने का काम कॉर्नवालिस ने किया था। ठीक है, तो देखो ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि व्हाट डिड चार्ल्स कॉर्नवालिस इंट्रोड्यूस इन बंगाल। तो बंगाल में इसने परमानेंट रेवेन्यू सेटलमेंट मतलब स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन से नंबर का एंग्लो मैसूर वॉर चार्ल्स कॉर्नवालिस के समय लड़ा गया था। तो ये कौन से नंबर का पूछा गया है, तो आंसर हो जाएगा आपका थर्ड नंबर का एंग्लो मैसूर वॉर कॉर्नवालिस के समय हुआ है। पहले नंबर का हेस्टिंग के समय, सेकंड कॉर्नवालिस के समय, एंड थर्ड अभी आएगा वैली जेली के समय, फोर्थ आएगा वैली जेली के समय। ओके, तो याद रखना सेकंड हेस्टिंग के समय हुआ है,
थर्ड नंबर का कॉर्नवालिस के समय और फोर्थ नंबर का वेलीजेली के समय हुआ है। ओके है जी, तो ये आपको याद रखना है। इन्हें फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्वेंट भी कहा जाता है। 1786 से 1793 का समय है, ठीक है। और इनके समय पे थर्ड मैसूर वॉर होता है और श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि इनके समय साइन होती है। तो यहाँ पर हमने दो इंपॉर्टेंट संधियां देख ली हैं। पहली संधि हमने सालबाई की संधि देखी थी, जो कि पहले नंबर के एंग्लो मराठा वॉर के बाद साइन हुई थी 1782 में। इससे 10 साल और जोड़ लीजिए, प्लस 10 कर दो 1792 में। ये संधि हो रही है श्रीरंगपट्टनम की संधि, जो कि थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर का रिजल्ट है। ये कॉर्नवालिस के समय हो रही है। तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। होमवर्क क्वेश्चन है कि फर्स्ट आईएएस ऑफिसर ऑफ इंडिया कौन है। फोटो इनकी दिख रही है, आई थिंक आप फोटो से इनको पहचान गए होंगे। नहीं पहचाने तो आप सर्च करो और मुझे कमेंट में आंसर करो। ये आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है। ओके है जी, चलो नेक्स्ट देख ले फिर हम। अब यहाँ पे कुछ समय के लिए आते हैं सर जॉन सॉर। इनके बारे में ज्यादा नहीं पढ़ना, बस दो ही बातें पढ़नी है। 1793 से 1798 का समय होता है। इनके समय पे पहला चार्टर एक्ट 1793 इंट्रोड्यूस किया जाता है और बैटल ऑफ काड़ा बिटवीन द निजाम एंड मराठा इनके समय होती है। इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हमें पढ़ना नहीं है। अब अगला जो इंपॉर्टेंट पर्सन है वो वेलीजेली है, ठीक है। 1798 से 1805 का समय है। याद रखना इनका टेन्योर। आजकल ना एग्जाम में थोड़ा सा वो लेवल अप कर रहे हैं और यहाँ पे मैच द कॉलम देते हैं, भाई किस गवर्नर का टेन्योर कौन सा, या असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर पूछ लेता है। तो थोड़ा सा एक लिस्ट बना लो। लिस्ट में जॉन शोर को रखने की जरूरत एज सच नहीं है। आप लिस्ट में किस किस को रखोगे, पहले आप रखोगे वॉरेन हेस्टिंग को, वॉरेन हेस्टिंग के बाद आप रखोगे कॉर्नवालिस को, एंड कॉर्नवालिस के बाद आपको यहाँ पे किसको रखना है, वेलीजेली को रखना है। तो इस तरीके से आप लिस्ट भी बना सकते हो, ठीक है। वेलीजेली का समय 1798 से 1805 का है। अब इसने क्या किया, तो ये लेकर आया था एक्सपांशन पॉलिसी, किस तरीके से ब्रिटिश एम्पायर को और एक्सपांड कर सकते हैं। तो ये लेकर आया सहायक संधि, जिसको हम सब्सिडरी अलायंस कहते हैं। और जब टीपू सुल्तान ने सब्सिडरी अलायंस को ज्वाइन करने से मना कर दिया, तो चौथे नंबर का एंग्लो मैसूर वॉर कब हुआ, लॉर्ड वेलीजेली के समय हुआ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं सब्सिडरी अलायंस 1798 में, मतलब सहायक संधि इंट्रोड्यूस किसने की थी, वेलीजेली ने की थी। चौथे नंबर का एंग्लो मैसूर वॉर भी इसके समय ही हुआ था। और सेकेंड नंबर का मराठा वॉर 1803 से लेकर 1805 तक जो सेकेंड नंबर का एंग्लो मराठा वॉर होता है, वो भी किसके समय होता है, वेलीजेली के समय होता है। ये फिफ्थ नंबर का गवर्नर जनरल है इंडिया का, ठीक है। चलो इसके बारे में हम थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा, इसने सब्सिडरी अलायंस सहायक संधि को शुरू किया था और सहायक संधि सबसे पहले ज्वाइन की थी हैदराबाद ने। हैदराबाद ने 1798 में, फिर मैसूर मना कर दिया था टीपू सुल्तान ने, उनको मार दिया गया, उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद 1799 में मैसूर को सब्सिडरी अलायंस के अंदर ला दिया गया। तंजौर 1799 और अवध 1801 में। अब मराठास के साथ भी इन्होंने सब्सिडरी अलायंस ज्वाइन की है। आप देखोगे पेशवा ने 1802 में, फिर गायकवाड़ ने 1803 में, फिर सिंधियाज ने 1803 में, और फिर उसके बाद होलकर्स ने भी सहायक संधि को ज्वाइन किया। इस तरीके से पूरे की पूरे मराठा एम्पायर भी सहायक संधि का पार्ट रही है, ठीक है। आप यहाँ पे फोर्थ नंबर का एंग्लो मैसूर वॉर देख सकते हो, जो टीपू सुल्तान और लॉर्ड वेलीजेली के समय हो रहा है, 1799 में हो रहा है। टीपू सुल्तान मारा जाता है और यहाँ पे टीपू सुल्तान की जो कैपिटल है वो क्या है, श्रीरंगपट्टनम आपको देखने को मिल जाएगी। डन, इतनी चीजें। इन्होंने सर जॉन शोर को बेसिकली सक्सीड करने का काम किया था। डन, इतनी चीजें, ये सारी बातें हैं। अब यहाँ पे जब चौथे नंबर का एंग्लो मैसूर वॉर हो गया, टीपू सुल्तान मारे गए, उसके बाद यहाँ पे वाडियार राजा कृष्ण राजा थर्ड को, जो कि एक माइनर प्रिंस होते हैं, उनको गद्दी पे बिठा दिया जाता है और सब्सिडरी अलायंस का पार्ट बना लिया जाता है। अब यहाँ पे इन पे भी मिस गवर्नेंस के चार्जेस थे, ठीक है। और इनको फिर यहाँ पे विलियम बेंटिंग एज्यूम कंट्रोल ऑफ द मैसूर इन 1831। तो विलियम बेंटिंग ने यहाँ पे मैसूर को कंट्रोल किया था 1831 में। अब यहाँ पर वेलीजेली के समय सहायक संधि तो साइन की गई, इसके अलावा इन्होंने सेंसरशिप एक्ट 1799 को भी पब्लिश किया था, इंट्रोड्यूस किया था। अभी सेंसरशिप एक्ट क्या था, जितने भी न्यूज़पेपर या आपकी मैगजीन पब्लिश होती थी उनमें सेंसर लगा दिया गया कि आप ऐसी कोई भी बातें उसमें नहीं लिखोगे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ है, ठीक है। हर एक मैगजीन या हर एक न्यूज़पेपर पब्लिश होने से पहले उसको रीड किया जाएगा, देखा जाएगा आपने ऐसी कोई बातें तो नहीं लिखी हैं जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ है। इस तरीके से सेंसरशिप एक्ट को 1799 में इंट्रोड्यूस किया गया था वेलीजेली ने, ठीक है। इन 1780 जेम्स अगस्टस हिक्की ने पहला न्यूज़पेपर इंडिया में पब्लिश किया था, जिसको हम बंगाल गजट के नाम से जानते हैं।
और बहुत जल्दी इस पेपर को, इस प्रेस को सीज कर लिया गया था। इसके अलावा आप देखोगे जो आपका कैलकाटा गजट हो गया, फिर बंगाल जनरल, ओरिएंटल मैगजीन ऑफ कैलकाटा और जो भी आपका बॉम्बे हेराल्ड जैसे कई सारे न्यूज़पेपर पब्लिश होते थे जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट की बढ़ चढ़ के निंदा भी की जाती थी। तो यहाँ पर इसलिए सेंसरशिप एक्ट को पब्लिश किया गया था। किसने किया है? वेली जेली लेकर आया है। ठीक है, इतनी चीजें। फिर फोर्ट विलियम कॉलेज, तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना भी 1800 में लॉर्ड वेली जेली ने की थी। जो फोर्ट विलियम है, फोर्ट है, उसके प्रमाइसेस के अंदर ही फोर्ट विलियम कॉलेज को सेटअप किया गया था 10 जुलाई 1800 में, जहां पर यहाँ पर ब्रिटिशर्स को लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस कैसे करना है उसकी शिक्षा, उसका ज्ञान दिया जाता था। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना भी वेली जेली ने कराई है। ओके, अगले जो पर्सन आते हैं वो मिंटो वन आते हैं, लॉर्ड मिंटो वन। इनका समय आप देखोगे 1807 से 1813 के बीच का रहता है। काफी कम समय के लिए आते हैं, लेकिन उस समय भी इन्होंने ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन की थी राजा रणजीत सिंह के साथ। जब मैंने एंग्लो सिख वॉर समझाया था तब मैंने आपको ट्रीटी के बारे में भी बताया था कि इस ट्रीटी में क्या बातें की गई थी। ठीक है, तो ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1809 में राजा रणजीत सिंह के साथ साइन की थी। किसने? मिंटो वन ने। 1809 की ये घटना है। और 1813 में एक चार्टर एक्ट भी पास होता है जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली है भारत में व्यापार करने की, उसको खत्म करने की बात यहाँ पे हो रही है। चलो इन दोनों बातों को थोड़ा सा हम देख लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि चार्टर एक्ट 1813 लॉर्ड मिंटो वन के समय आया, जहां पे कंपनी की मोनोपोली को खत्म किया गया, क्योंकि और भी यूरोप की कंपनीज थी और भी ब्रिटेन की कंपनीज थी जो भारत में आना चाहती थी व्यापार करने के लिए, तो उनको परमिशन मिल गई कि आप भारत में व्यापार कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर आप देखो, जो चीन के साथ चाय का व्यापार है उसकी मोनोपोली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी। ठीक है, तो टी एक्सचेंज जो कि यहाँ पर होता था, ओपियम, सिल्वर और टी का एक्सचेंज, एक ट्रायंगल आपको देखने को मिलेगा बिटवीन ब्रिटेन, चाइना और इंडिया। तो इसकी मोनोपोली को बरकरार रखा गया, लेकिन बाकी जो बिजनेस करने की मोनोपोली है उसको खत्म कर दिया गया था चार्टर एक्ट 1813 से। तो चार्टर एक्ट 1813 किसके समय आया है? लॉर्ड मिंटो वन के समय आया है। आई थिंक ये भी क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन है, जैसे कि रिंग फेंच, इसके बारे में भी जब मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, सब्सिडरी अलायंस क्या है आपकी, सहायक संधि क्या है, या हड़प की नीति क्या है लॉर्ड डलहौजी की, इसका एक सेपरेट वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। उसमें मैंने आपको इस रिंग फेंच पॉलिसी के बारे में बताया था जिसको वॉरेन हेस्टिंग ने लेकर आया था। ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये सब आपके PYQs है। ठीक है, रिंग फेंच पॉलिसी से 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है। It was a policy of defending their neighbors border in order to protect their own territory, और इसको वॉरेन हेस्टिंग ने इंप्लीमेंट किया था। तो यहाँ पर आपको ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट मिल जाएंगे। नेक्स्ट है, अमृतसर की संधि राजा रणजीत सिंह के साथ किसने साइन की थी? तो लॉर्ड मिंटो वन ने की थी। कब की थी? 1809 में। ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बन चुका है। डन इतनी चीजें। चलो अगले व्यक्ति आते हैं। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। वॉरेन हेस्टिंग स्टार्टिंग में थे, ये लॉर्ड हेस्टिंग है। वॉरेन हेस्टिंग और ये आपके लॉर्ड हेस्टिंग, 2 अलग अलग पर्सन है, कंफ्यूज नहीं होना है। लॉर्ड हेस्टिंग का समय 1813 से 1823 के बीच में होता है। ठीक है, क्यों जाना जाता है भाई इनको? तो इनके समय पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बैटल हुआ जो अभी सुर्खियों में था, मैंने इस पे सेपरेट वीडियो भी बनाया है, एंग्लो नेपाल वॉर, जिसके बाद 1816 में सुगोली की संधि साइन की जाती है। तो ये किसके समय हो रहा है? हेस्टिंग के समय, लॉर्ड हेस्टिंग। तो एंग्लो नेपाल वॉर और ट्रीटी ऑफ सगोली साइन की जाती है 1860 में। किसके समय? लॉर्ड हेस्टिंग के समय। 3rd नंबर का मराठा वॉर, एंग्लो मराठा वॉर 3rd, ये भी हेस्टिंग के समय होता है। इन्होंने बॉम्बे प्रेसिडेंसी का क्रिएशन किया था 1880 में, और ट्रीटी विथ सिंधियास के साथ भी ट्रीटी साइन की थी 1817 में। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने रैयतबाड़ी सिस्टम को भी इंट्रोड्यूस किया था। ओके, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रैयतबाड़ी सिस्टम बाय द थॉमस मुनरो। तो थॉमस मुनरो के समय जब रैयतबाड़ी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था इनके द्वारा, और वो समय किसका था? हेस्टिंग का समय था। ठीक है, और महलवाड़ी सिस्टम को नदर्न इंडिया में। तो रैयतवाड़ी सिस्टम आपको सदर्न इंडिया में देखने को मिलता है, सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी सिस्टम है, और जो आपका नदर्न इंडिया है उसमें महलवाड़ी सिस्टम आपको देखने को मिलता है। तो ये दोनों जो सिस्टम है वो किसके समय इंट्रोड्यूस हो रहे हैं? हेस्टिंग के समय इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। क्लियर है इतनी चीजें? आइए इनके ऊपर थोड़ी सी बातें हमें कर लेनी चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले
इन्होंने जो सेंसरशिप एक्ट के बारे में अभी हमने बात की थी वैली जेली के समय, उसको अबॉलिश करने का काम किसने किया था? हेस्टिंग ने किया था। जिसके बाद क्या किया गया, इसके बाद जो रिस्ट्रिक्शंस था प्रेस पे वो हटा दिया गया और कई सारे फिर न्यूज़पेपर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आप देखोगे जैसे ये सेंसरशिप हटाई गई उसके बाद इंडिया का पहला वर्नाकुलर न्यूज़पेपर समाचार दर्पण स्टार्ट हुआ 1818 में। फिर राजा राम मोहन रॉय जी भी अपना प्रेस लेकर आते हैं 1821 में, संवाद कौमुदी। ठीक है, मैंने जो यहाँ पर सोशल रिफॉर्म्स डिस्कस किए हैं ना आपके साथ, पार्ट वन में राजा राम मोहन रॉय जी, ब्रह्म सभा, आत्मी सभा, ब्रह्मो समाज के ऊपर डिस्कशन है, आप उसे भी देख सकते हैं। ठीक है, इतनी चीजें डन। तो हमने अभी तक कितनी बातें कर ली हैं, एक बार रिवाइज कर लें। तो वॉरेन हेस्टिंग का समय देख लिया, वॉरेन हेस्टिंग के समय क्या क्या हुआ था एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। तो डुअल सिस्टम को इसने खत्म कर दिया था, ठीक है, अच्छा कर दिया। फिर यहाँ पे जो रिंग फेंच पॉलिसी है उसको इसने इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट आया था, पिट्स इंडिया एक्ट आया था, रोहिल्ला वॉर हुआ था, पहला एंग्लो मराठा वॉर हुआ था और सालबाई की संधि साइन हुई थी कब? 1782 में। इसके अलावा जो सेकेंड नंबर का एंग्लो मैसूर वॉर है वो भी इसके समय हुआ था। नेक्स्ट आता है कॉर्नवालिस। तो कॉर्नवालिस के समय आपका थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर है और श्रीरंगपट्टनम की संधि है। कॉर्नवालिस कोर्ट लेकर आया था, परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल लेकर आया था और इसे हमने फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस भी कहा है। ठीक है, फिर आता है वैली जेली। वैली जेली ने क्या किया था? सब्सिडरी अलायंस, सहायक संधि को इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, फोर्थ नंबर का एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था, सेकेंड नंबर का एंग्लो मराठा वॉर भी वैली जेली के समय हुआ था और इसने सेंसरशिप एक्ट भी लेकर आया था। फिर मिंटो वन आता है। मिंटो वन के समय अमृतसर की संधि साइन होती है राजा रणजीत सिंह के साथ 1803 में और चार्टर एक्ट 1813 भी इनके समय पास होता है। फिर आता है हेस्टिंग। तो हेस्टिंग के समय क्या हुआ? इसने रैयतवाड़ी सिस्टम की शुरुआत इसके समय पे हुई थी। ठीक है, थर्ड नंबर का एंग्लो मराठा वॉर भी हुआ था। फिर यहाँ पे एंग्लो नेपाल वॉर हुआ था जिसमें ट्रीटी ऑफ सागोली को साइन किया गया था हेस्टिंग के समय। डन, इतनी चीजें। तो यहाँ तक की कहानी कवर हो गई है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ओके है जी। नेक्स्ट पार्ट में इसके आगे की कहानी को हम डिस्कस करेंगे एंड पीडीएफ के लिए आप बिल्कुल टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो पसंद आया, यूजफुल लगा तो प्लीज इसे शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ एंड पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो टेक केयर एंड बाय बाय।